दोस्तों, यमन के हौथी ने एक बार फिर इजराइल पर किया जोरदार हमला। जेरूसलम के अहम ठिकाने पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, लाखों यहूदी बंकर में छिपे। बताएंगे पूरी खबर। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे कतर पर इजरायली हमले से बाल बाल बचे खलील अल हय्या पहली बार आया सामने। बताएंगे इस दौरान उन्होंने अपने बेटे की मौत पर क्या बोले। इनके अलावा आपको बताएंगे यूक्रेन पर रूस का 500 ड्रोन और 50 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला, कई लोगों की मौत है। और साथ में आपको बताएंगे असद शासन के बाद सीरिया में असेंबली चुनाव शुरू। पहली बार हिजाबी महिला और यहूदी उम्मीदवार संसद के दौर में। सोशल मीडिया में जमकर हो रही चर्चा। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यमन के हौथी संगठन अंसारुल्लाह ने रविवार को एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की घोषणा की, जिसे उन्होंने खास ऑपरेशन बताया। हौथी प्रवक्ता यहिया सरी ने कहा कि उनकी फोर्स ने कब्जे वाले यरूशलेम में इजरायली दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। हौथी समूह के सैन्य प्रवक्ता यहिया सरी ने कहा कि उनकी सेना ने जो मिसाइलें दागी, उसने कब्जे वाले यरूशलेम में अपने अहम टारगेट्स को सफलतापूर्वक हिट किया। उन्होंने एक टेलीविजन बयान में बताया कि ये हमला फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले के कारण लाखों इजरायली डर कर बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। दूसरी ओर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक लिया। सेना ने बयान जारी कर कहा, आज सुबह इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजने के बाद हमारी एयर डिफेंस ने यमन से दागी गई मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट का हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। दरअसल हौथी संगठन लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और साथ ही इजरायल से जुड़ी या उसकी ओर जाने वाली जहाज़ों को भी निशाना बना रहा है। उनका कहना है कि ये सभी हमले गाजा के समर्थन में हैं, जहां 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल के हाथों जनसन हार जैसी स्थिति बनी हुई है। यमन के हौथी अब इस संघर्ष को फिलिस्तीन की लड़ाई के साथ जोड़ते हुए सीधे इजरायल के अंदर तक हमले करने की रणनीति अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, खलील अल हय्या जो हमास की बातचीत करने वाली टीम के मुखिया है, रविवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। ये तब हुआ जब वो दोहा में हुए एक नाकाम इजरायली जानलेवा हमले से बाल बाल बचे थे। उन्होंने कहा कि गाजा में रोज हो रही मौतों और तबाही के आगे अपने बच्चों को खोने का निजी दर्द भी उन्हें कम लगता है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने एक छोटी वीडियो जारी किया, जिसमें हय्या लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, गाजा में मैं हर दिन जो कत्ल और बर्बादी देखता हूँ, उसे देखकर मैं अपने बच्चों और करीबियों को खोने का दर्द भी भूल जाता हूँ। दरअसल हत्या का प्रयास 9 सितंबर को हुआ, जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। हमास ने बताया कि हय्या की अगुवाई वाली उनकी बातचीत टीम इस हमले में बच गई, लेकिन उनके ऑफिस डायरेक्टर जिहाद लवाद, उनके बेटे हुमाम अल हय्या और 3 सहयोगी मारे गए। कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत के बाद जवाब देने का हक जताया। इसी बीच इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर मिस्र ने शनिवार को ऐलान किया कि वो सोमवार को दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी करेगा। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के तहत कैदियों की अदला बदली की डिटेल्स पर बात होगी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी शनिवार को पुष्टि की कि उन्होंने अपनी बातचीत टीम को मिस्र जाने का निर्देश दिया है। ये बातचीत कई दिनों तक चलने की उम्मीद है। हमास ने शुक्रवार को कहा था कि उसने मध्यस्थों के जरिए ट्रंप की योजना पर अपना जवाब सौंप दिया है, जिसमें सभी इजरायली बंदियों, जिंदा और मुर्दा दोनों को रिहा करने की बात मान ली गई है। ट्रंप की योजना में गाजा में बंद इजरायली कैदियों को आज़ाद करना, लड़ाई रोकना और हमास का डिसआर्ममेंट शामिल है। अक्टूबर 2023 से गाजा में इजरायली सेना 67,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार चुकी है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लगातार हो रही बमबारी से गाजा पट्टी रहने लायक नहीं बची है और वहां भूखमरी और बीमारियां फैल रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को बताया कि रूस ने एक ही रात में 50 से ज़्यादा मिसाइलें और करीब 500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे। इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई
और लवीव और जपोरिजिया शहरों में पानी और बिजली की सप्लाई ठप हो गई। लवीव जो 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ज़्यादातर सुरक्षित रहा था, वहां 4 लोगों की मौत और 6 घायल हुए। ये जानकारी लवीव के गवर्नर मक्सिम कोवित्ज़की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी। वहीं जपोरिजिया क्षेत्र के गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि रूसी रात के हमलों में 1 महिला की मौत हुई और 9 लोग घायल हुए। इसके साथ ही 73,000 लोग बिजली से वंचित हो गए। दरअसल शनिवार को हुए पिछले हमलों में भी चेरनीहिव क्षेत्र के करीब 50,000 घरों की बिजली चली गई थी। वहीं कीव, डनिप्रो और ओडेसा जैसे शहरों ने भी ड्रोन हमलों की शिकायत की। हालांकि नुकसान और हताहतों के बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने देश के पूर्वी हिस्से में रूसी ड्रोन के शुरुआती झुंड को रोक लिया और 73 ड्रोन गिरा दिए। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने 32 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रविवार को सीरिया में पीपुल्स असेंबली यानी संसद के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये पहला चुनाव है जो अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के दौर के बाद हो रहा है। सीरियाई लोग इस चुनाव को लेकर बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि अब उनका नया कानून और नया सिस्टम कैसा होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जिन्होंने सालों की लड़ाई के बाद असद शासन से आज़ादी पाई है। इस बार के चुनाव की एक खास बात यह भी है कि इसमें ऐसे कई उम्मीदवार सामने आए हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली है गदीर मोहम्मद मुरई, जो नकाब पहनने वाली एक महिला उम्मीदवार है। ये बात इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि असद के शासन में ऐसी उम्मीदवारी सोचना भी मुमकिन नहीं था। दूसरी हैरान करने वाली उम्मीदवारी है सीरियाई यहूदी नागरिक हेनरी हमरा की, जो 90 के दशक में सीरिया छोड़ने वाले आखिरी रब्बी के बेटे हैं और अब करीब 70 साल बाद पहले यहूदी उम्मीदवार बन गए हैं जो पीपुल्स असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लोग इस बदलाव को लेकर कह रहे हैं अब की सीरिया सबकी है, हर उस इंसान की जो देश को फिर से बनाना चाहता है। अब ये किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरी जनता की सीरिया है। अल जजीरा के मुताबिक गदीर मोहम्मद मुरई के समर्थकों में से एक ने कहा, मैं उनका साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो क्रांति की बेटी है। उन्होंने एक ऐसी संस्था के साथ काम किया जिसने लोगों की मदद की। उन्होंने अपने परिवार के साथ हलब यानी अलेप्पो में बमबारी, भूख और बेघर होने का दर्द झेला है, इसलिए वो जनता का दर्द अच्छे से समझती है। पहली बार इतिहास में हम संसद में हिजाबी महिला को देखेंगे, और वो भी एक आम घर की महिला जो सच में गरीब और संघर्ष करने वाली महिलाओं की आवाज़ है। वहीं हेनरी हमरा की उम्मीदवारी को लेकर लोगों ने लिखा, आपको और बाकी सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। उम्मीद है कि अब सीरिया बहिष्कार से निकलकर एकता और साझेदारी के दौर में कदम रखेगा। सीरिया को फिर से दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलना चाहिए। एक मजबूत और एकजुट देश के रूप में कई लोगों ने उम्मीदवारों को नसीहत भी दी। बहुत जल्द संसद के नए सदस्यों के नाम घोषित होंगे, लेकिन याद रखिए, सांसद बनना जीत नहीं, जिम्मेदारी उठाना है। ये कोई जश्न मनाने की बात नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है जिसका हिसाब आखिर में देना होगा, क्योंकि एक सांसद के फैसले करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं। आखिर में कुछ लोगों ने साफ कहा, सांसद का ओहदा शान या दिखावे का पद नहीं है, बल्कि ये जन सेवा की नौकरी है। जो तनख्वाह मिलती है वो मेहनत की मिलती है, ना कि ताकत या रुतबे का इनाम। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।